So this is our third chapter, synthetic fiber and plastics. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले नोट से एक ओवरव्यू देखते हैं और उसके बाद हम चैप्टर में डाइव इन करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें आता है नेचुरल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर। ये नेचुरल सोर्सेज और फाइबर्स होते क्या हैं, क्लोथ्स जो है वो कैसे हमारे बनते हैं। तो सबसे पहले कोई भी सोर्स, किसी भी सोर्स से बनेगा कोई चीज, तो सबसे पहले नेचुरल सोर्स या आर्टिफिशियल सोर्स, उन सोर्सेज से हम फिर फाइबर्स बनाते हैं, फाइबर से फैब्रिक्स बनते हैं और फैब्रिक से हमारे क्लोथ्स बनते हैं। दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, एक नेचुरल सोर्स और दूसरा आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल सोर्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, अभी हम दोबारा उसको नहीं देखेंगे। इस चैप्टर में हम आर्टिफिशियल सोर्स या सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात करेंगे। आर्टिफिशियल जो होता है उसको मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं, मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे जितना भी मैंने एक्सप्लेन करा, ये आपके फर्स्ट पेज में सब मेंशन्ड है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये सारी चीजें मेंशन्ड है आपको कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, किस चीज से मिलके बनता है, सोर्सेस कहाँ से आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं व्हाट इज पॉलीमर। व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर के अंदर एक ये चीज आती है पॉलीमर। तो जैसे ये नेम हमें बता रहा है, पॉली मतलब मैनी और मर मतलब एक सिंगल टाइप ऑफ यूनिट। तो जब बहुत सारी सिंगल टाइप ऑफ यूनिट एक साथ जोड़ी जाती है तो उसको पॉलीमर कहते हैं। बहुत सारी यूनिट एक सिंगल टाइप की साथ में जोड़ी जाती है तो उसको पॉलीमर कहते हैं। नोट्स में आप देखिएगा, many small units joined together chemically is known as polymer. Poly means many, mer means unit. तो इनको पॉलीमर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो ऐसे ही पॉलीमर्स होते हैं, एक छोटे छोटे केमिकल यूनिट्स होते हैं, उनको साथ में जोड़ते हैं तो एक फाइबर बन जाता है। फाइबर से फैब्रिक और फैब्रिक से हम क्लोथ्स बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप हम नोट्स में देखें तो आता है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। देखिए, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम 4 टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला रेयॉन, देन नायलॉन, फिर पॉलिएस्टर और फिर एक्रिलिक। सबसे पहले हम बात करते हैं रेयॉन की। रेयॉन जो है वो एक सिंथेटिक फाइबर है और उसको वुड पल्प का केमिकल ट्रीटमेंट करके बनाया जाता है। सिंथेटिक फाइबर क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि हम केमिकली ऑब्टेन करते हैं इसको। कैसे ऑब्टेन करते हैं? वुड पल्प के ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट करके इसको हम ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक इसकी हिस्ट्री दी हुई है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी रेयॉन को डेवलप करने के लिए। तो जो सिल्क जब ऑब्टेन हुआ था सिल्क मॉथ से, चाइना में इसकी डिस्कवरी हुई थी और चाइना ने इसको एक सीक्रेट रखा था कि उसने सबके साथ शेयर नहीं करा था कि कैसे इसने सिल्क को ऑब्टेन करा है। और रेयॉन जो है उसको एक आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके टेक्सचर जो है वो सिल्क की तरह होता है, उसका जो कलर होता है, लस्ट्रस जो होता है, वो सिल्क की तरह होती है इसके टेक्सचर्स, इसलिए रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। नोट्स में हम देखेंगे एक बार, मेड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क हैव सेम टेक्सचर लाइक सिल्क एंड इज चीपर, कुड बी डाइड इन वेराइटी ऑफ कलर। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। सिल्क की तरह उसको क्यों बोला जाता है? उसका टेक्सचर सिल्क की तरह होता है। सिल्क से बेटर क्यों होता है? क्योंकि सस्ता होता है और बहुत सारे वेरियस कलर्स में इसको हम डाई कर सकते हैं। इसको हम बनाते कैसे हैं? वुड पल्प का केमिकल ट्रीटमेंट करके। देखिए यहाँ पे बुक में भी मेंशन है, इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोन लाइक सिल्क फाइबर्स। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ wide variety of colors. Rayon is mixed with cotton to make bed sheet or mixed wool to make carpets. Uses यहाँ पे रेयन के बताए गए कहाँ कहाँ पे रेयन का यूज करा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है नायलॉन। नोट्स में हम देखेंगे नायलॉन। नायलॉन भी एक सिंथेटिक फाइबर है। हम उसको केमिकल ट्रीटमेंट एनिमल और प्लांट्स के जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको केमिकल ट्रीट करके नायलॉन को ऑब्टेन करते हैं। नायलॉन जो है इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये बहुत इलास्टिक होता है, बहुत लस्ट्रस होता है, इजीली हम इसको वॉश कर सकते हैं। ये सब इसके एडवांटेजेस हैं।
और नायलॉन को हम काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। इनफैक्ट नायलॉन जो है वो स्टील के जितना मजबूत कहा जाता है नायलॉन को। तो एक यहाँ पे हम नोट्स में एक बार रेफर करते हैं। मेड बाय ट्रीटिंग नेचुरल रॉ सोर्सेज लाइक प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। प्लांट और एनिमल वेस्ट को केमिकली ट्रीट करके हम ये चीज़ बनाते हैं। सेकेंड, वेरी इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग, लस्ट्रियस एंड ईजी टू वॉश। बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, मतलब स्ट्रेचेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, लस्ट्रियस होता है और इजी टू वॉश। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। कहाँ कहाँ पे यूज होता है? सॉक्स बनाने में, रोप्स बनाने में, टेंट्स, टूथब्रश, सीट बेल्ट और कर्टन, इन सब में यूज होता है। यही सब आपकी बुक में भी मेंशन्ड है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। देखिए, नायलॉन इज अनदर मैन-मेड फाइबर। एक सेकंड, सॉरी। Nylon is another man-made fiber. In 1931, it was made without using any natural raw material. It was prepared from coal, water, and air. It was first fully synthetic fiber. Nylon fiber was strong, elastic, and light. तो nylon fiber जो है coal और water और air से बनता है. We use many articles made from nylon such as socks, ropes, tents, toothbrush, car seat belts, sleeping bags, curtains, etc. तो नायलॉन यहाँ पे बताया जा रहा है कितना स्ट्रॉन्ग होता है। इवन पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स यूज करते हैं वो भी नायलॉन की बनी होती है। तो बैक एक्सरसाइज में हमने एक इसका क्वेश्चन भी करा है कि वाई नायलॉन इज कंसिडर वेरी स्ट्रॉन्ग, और एक ऐसा भी क्वेश्चन था कि गिव एग्जांपल शोइंग दैट नायलॉन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर। ये यहाँ पे हमारी सेकेंड टाइप का सिंथेटिक फाइबर खत्म होता है। ये एक एक्टिविटी है ये बताने के लिए कि कितना स्ट्रॉन्ग होता है नायलॉन। एक्टिविटी 3.1। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलीएस्टर और एक्रेलिक। इनको एक सेम कैटेगरी में रखा गया है, अलग अलग चीजें दोनों। पॉलीएस्टर दोबारा नेम से हमें पता चल रहा है, पॉली मींस मैनी और एस्टर एक केमिकल कंपाउंड होता है। तो बहुत सारे एस्टर को जब हम साथ में मिला देते हैं तो उसको पॉलीएस्टर कहते हैं। एस्टर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, 11th में एस्टर होता क्या है। Polyester is another synthetic fiber fabric made from this fiber does not get wrinkle easily. तो wrinkle आसानी से नहीं होते। wrinkle का मतलब अच्छे आसानी से मुरझाते नहीं है, मतलब सिलवटें नहीं पड़ती। It remains crisp and easy to wash, so it is quite suitable for making dress material. तो ये होता है पॉलीएस्टर। नेक्स्ट पॉलीएस्टर, अच्छा नोट्स अगर हम रेफर करें इसमें तो यहाँ पे देखिए, पॉली मीन्स मैनी, एस्टर का एक केमिकल कंपाउंड, डज नॉट रिंकल इजीली। एग्जाम्पल टेरिलीन और पीईटी, ये दो एग्जाम्पल है पॉलीएस्टर के। अब उसके बाद आता है एक्रेलिक। ये जो होता है एक सिंथेटिक फाइबर है और वूल की तरह इसकी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे हमने ये देखा था रेयन जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क कहलाते हैं उसको, वैसे ये एक्रेलिक जो होता है उसको हम आर्टिफिशियल वूल भी बोलते हैं। थोड़ा रीड करते हैं। These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. The wool obtained from the natural source is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. They are available in a variety of clothes. Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fibers. तो इसलिए सिंथेटिक फाइबर्स को इतना प्रेफर भी करा जाता है क्योंकि सस्ते होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं। अब आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और आप बताइए कि क्या आपको कोई डाउट है? नहीं। यहाँ तक सब क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अभी हम ऊपर हमने देखा कि सिंथेटिक फाइबर्स होते कौन से हैं, कितने टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कुछ कुछ हमने ऊपर भी मेंशन करें और कुछ हम अभी पढ़ेंगे, तो नोट से एक बार हम पहले देखेंगे। क्विकली ड्राई, ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडिली अवेलेबल, इजी टू मेंटेन। तो
जितना भी यहाँ पे आपको थ्योरी गिवन है सब में निकाल के ये पूरा कंक्लूजन है कि क्विकली ड्राई मतलब आसानी से सूख जाते हैं, ड्यूरेबल लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं, लेस एक्सपेंसिव महंगे नहीं आते, रेडिली अवेलेबल आसानी से मिल जाते हैं, इजी टू मेंटेन मतलब आसानी से इसको वॉश करा जा सकता है, आसानी से रखा जा सकता है, कीड़े नहीं लगते। तो ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें हम और डिटेल में नहीं जाएंगे, नोट्स में आप इसको रेफर कर सकते हैं, यही सब यहाँ पे लिखा गया है। अब 50% चैप्टर हमारे यहाँ पे खत्म होता है, 50% चैप्टर इज ओवर नाउ। उसमें हमने देखा कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट 50% ऑफ चैप्टर में वी विल सी दैट व्हाट इज प्लास्टिक्स, what are the types of plastics, where are the plastic used, what are the advantages and disadvantages of plastic। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक बार नोट्स रेफर कराऊंगा क्योंकि इसमें मैंने बड़ा शॉर्ट और क्रिस्प लिखा, देखिए। प्लास्टिक एक पॉलीमर है, पॉलीमर हम ऊपर पढ़ चुके हैं पॉलीमर क्या होता है। एक क्वेश्चन जरूर आता है कि व्हाट इज पॉलीमर। Poly means many, mer means a single unit. When single unit is chained together or joined together to form a long chain is known as polymer। इसकी डेफिनेशन आपको ऊपर बुक में मिल जाएगी। तो प्लास्टिक भी एक टाइप ऑफ पॉलीमर है, बहुत सारे सिंगल यूनिट है, एक साथ उनको हम रख देते हैं। दो टाइप के इसमें अरेंजमेंट होते हैं, एक लीनियर और क्रॉस्ड लिंक। लीनियर मतलब ये जो आप बॉक्सेस यहाँ पे देख रहे हैं नोट्स के अंदर, ये सारे एक यूनिट्स हैं। इन यूनिट को हमने एक लाइन में जब हम लगा देते हैं उसको लीनियर कहते हैं। नेक्स्ट क्रॉस लिंक, जब हम लाइन के साथ साथ यानी रोज के साथ साथ कॉलम्स में भी लगाते हैं तब हम उसको क्रॉस लिंक कहते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स, आपको बुक के अंदर ये टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे ये बताया गया, प्लास्टिक इज आल्सो पॉलीमर like the synthetic fiber। All plastic do not have same type of arrangement of units। In some it is linear whereas in other it is cross-linked। तो ये दो arrangements आपको हमें यहाँ पे बताए गए हैं। नेक्स्ट टाइप इसमें क्या आता है देखिए, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, एक बार यहाँ पे हम देखते हैं प्लास्टिक क्यों लोग प्रेफर कर रहे हैं। बुक में यहाँ पे मेंशन्ड है, सारे के सारे शेप और साइजेस में प्लास्टिक मिल जाती है, कहीं भी अवेलेबल है, इजीली मोल्डेबल है यानी कि हम उसको हर शेप के अंदर मोल्ड कर सकते हैं प्लास्टिक को। यहाँ पे पॉलीथीन के बारे में बात करा जा रहा है जो हम यूजुअली यूज करते हैं पॉलीथीन बैग। पॉलीइथीन, इसमें भी पॉली का मतलब ज्यादा, मैनी, और इथीन का मतलब होता है केमिकल कंपाउंड। तो बहुत सारे इथीन को जब हम साथ में जोड़ देते हैं तो वो पॉलीथीन बनाते हैं। पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। प्लास्टिक की थैलियां जो हम यूज करते हैं उसको पॉलीथीन बैग्स कहते हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हमें यहाँ पे बताया जा रहा है दो टाइप ऑफ प्लास्टिक के बारे में। फर्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक एंड सेकंड इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नोट्स हम रेफर करते हैं इजी के लिए। तो व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक? Thermoplastic are the plastic which gets deform easily on heating। तो अगर हम इसको हीट करते हैं तो आसानी से डिफॉर्म हो जाता है। डिफॉर्म का मतलब मोल्ट हो जाते हैं या बेंड हो जाते हैं, इसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते, ऊपर देख सकते हैं, you will observe that some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend। When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed। Such plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics। Next type होता है thermosetting plastic। Thermosetting plastic जो होते हैं वो आसानी से deform नहीं होते हीटिंग में। Thermosetting plastic are those plastic which do not get deformed easily on heating। For example, your electrical switches। आजकल तो हम जो हम यूज करते हैं प्लास्टिक का तो इतने ड्यूरेबल नहीं होते, लेकिन पहले जो बोर्ड वाले होते थे, प्लास्टिक बोर्ड वाले, वो आसानी से नहीं टूटते थे, जैसे ये वाले देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये जो है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, या कुकर का हैंडल।
ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, या कोई क्रॉकरी डिनर सेट का कोई प्लेट, तो वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। उसको अगर हम मोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा, बेंड नहीं होगा, डिफॉर्म नहीं होगा हीट करने पे भी। तो ये सब टाइप्स ऑफ प्लास्टिक आया, और अरेंजमेंट, उसके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट कैसे रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक। देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक, कि वाई प्लास्टिक आर कंसिडर एज मटेरियल ऑफ चॉइस, उसको हम ऐसा क्यों मानते हैं कि वो मटेरियल ऑफ चॉइस है। तो कुछ इसमें बताया यहाँ पे गया है कि वो नॉन रिएक्टिव है, लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए हम इसको मानते हैं। अब इसके एक एक करके हम इसको रीड करेंगे। फर्स्ट आता है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या हुआ कि वो एसिड या बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती है। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्ट, sorry, when left exposed to moisture and air, but plastic do not react with water and air. They are not corroded easily. Corroded मतलब उसमें जंग नहीं लगता या वो खराब नहीं होते, डिफॉर्म नहीं होते। फर्स्ट रीजन कि वो नॉन रिएक्टिव है। सेकंड रीजन, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। वेट में हल्की होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, टूटती नहीं है आसानी से, और ड्यूरेबल मतलब लंबे टाइम के लिए चलती है। तो यहाँ पे एक बकेट का आपको एग्जांपल दिया गया है, इसको आप रीड कर सकते हैं। लास्ट आता है प्लास्टिक का पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ना तो ऐसा हम जानते हैं वायर्स की जो कोटिंग होती है उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, और प्लास्टिक इतनी जल्दी गर्म भी नहीं होती। तो इसलिए प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एडवांटेजेस जो है। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है डिसएडवांटेजेस। अब आप पहले ये बताइए यहाँ तक समझ आया क्या आयुषी? बताइए। हाँ। ठीक है, तब हम लास्ट टॉपिक इसका पढ़ते हैं, प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे बुक में टॉपिक ये गिवन है कि प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। इसमें एक्चुअली आपको डिसएडवांटेजेस बताए जाएंगे कि प्लास्टिक के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इसमें एक टॉपिक के बारे में बताया जाएगा, एक कि बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं। बायोडिग्रेडेबल आर दो सब्सटेंस व्हिच कैन बी डिकम्पोज इन नेचर। जो नेचर में डिकम्पोज हो सके उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, और जो नहीं हो सकते उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि अगर हम उसको डिकम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो डिकम्पोज नहीं होगा वो। तो ये प्लास्टिक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो डिकम्पोज नहीं हो सकता, और अगर हम उसको बर्न करेंगे तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलेगी। तो इन दो रीजन की वजह से ये जो दो चीजें हैं वो डिसएडवांटेजेस है प्लास्टिक की। When we go to the market, we get usually things wrapped in plastic or packed in polythene bags. This is one reason why plastic waste keep getting accumulated in our homes. Ultimately, plastic finds its waste in the garbage. Disposal of plastic is a major problem. Why? ऐसा क्यों? क्योंकि वही सेम चीज बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल material which get decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable, और दूसरा जो नहीं होता उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और प्लास्टिक्स जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि वो डिकम्पोज नहीं होता है, उसको सालों साल लग जाते हैं लेकिन वो ऐसे का ऐसे ही रहता है। तो इसलिए प्लास्टिक की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये लास्ट अब टॉपिक है, इससे फिर हम बचा बचा कैसे जाए प्लास्टिक के। तो हमने बहुत सारे एडवांटेजेस देखे, अब इस डिसएडवांटेज को ओवरकम कैसे करा जाए। तो ये एक्चुअली 5R प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे 4R प्रिंसिपल मेंशन्ड है। जो 5th R है मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ आपके लिए। 5th R इज, नोट्स में हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन करा हुआ है।
रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकिल, रिसाइकल, रिकवर। रिकवर और रिफ्यूज। तो फिफ्थ आर जो है उसको हम कहते हैं रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब मना कर देना। अब आप स्क्रीन पे ये देख सकते हैं लिखा हुआ है मैंने। ये मेरे हिसाब से पीडीएफ जो है वो पुरानी है, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये हमारा फिफ्थ आर है जो बुक पे लिखा है इधर। तो इसकी डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम 5R प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना चाहिए। जो फर्स्ट है रिड्यूस, यानी कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप रिड्यूस कर दीजिए, कम से कम यूज करिए। दूसरा रीयूज। रीयूज का मतलब जैसे अगर कोई बाहर से आप सब्जी लाए पॉलिथीन बैग में, तो उस पॉलिथीन बैग को आप दोबारा से यूज करें, यानी रीयूज करें। नेक्स्ट आता है रिसाइकिल। रिसाइकिल जैसे समझते हैं, पेपर को रिसाइकिल कीजिए, कोई भी बायोडिग्रेडेबल है तो उसको डिकम्पोज करिए। रिकवर, जो चीज़ें खराब हो गई उसको ठीक करिए। रिफ्यूज मतलब मना कर दीजिए, ज़्यादा सोर्सेज यूज करने से आप मत यूज करिए। तो ये 5R प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेस पे हम जो डिसएडवांटेज है उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये पूरा चैप्टर खत्म होता है, ओवरव्यू इसका। ये चैप्टर हम पहले कर चुके हैं।